अन्य नंबर अब निकालना। भाई हमारे मैंने भी फोन करके आपको मिस कॉल मार देगा। और सलाह में आए ड्राइवर नंबर है। हाँ भाइयों और बहनों, आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं इसलिए कि 370 पर चर्चा करें, क्योंकि 370 एक ऐसा विषय है जिस पर पूरे देश के लोगों को फरमाइश किया गया है, और खास करके जो मुस्लिम समुदाय पूरे देश का है उसको ऐसा लगता है कि 370 की धारा जो है, 370 के बारे में जानते ही नहीं कि 370 है क्या। लेकिन जो अल्पवादी लोग हैं, जो सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोग हैं, वो 370 का मतलब इस तरीके से समझाते हैं कि ऐसा मुसलमान समझता है इस मुल्क का कि अगर 370 खत्म हो गई तो पूरे देश से मुसलमान चले जाएंगे। आज के विषय पर कश्मीर के तख्ते महाराज ने भारत से मदद मांगी थी। भारत के आजाद होने से पहले भी जम्मू कश्मीर आजाद था और वहाँ महाराज का शासन था। महाराज हरि सिंह ने इसलिए मदद मांगी थी क्योंकि पड़ोसी मुल्क से कबायलियों ने हमला किया था और महाराज अपने वजूद को बनाए रखने के साथ साथ भारत का हिस्सा बनने को तैयार थे। धारा 370 के प्रावधानों के अनुसार संसद को जम्मू कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन किसी अन्य विषय में संबंधित कानून को लागू करने के लिए केंद्र को राज्य सरकार का अनुमोदन चाहिए। इसी विशेष दर्जे के कारण जम्मू कश्मीर राज्य का संविधान की धारा 356 लागू नहीं होती है। इस कारण राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है। सन 1976 का शहरी भूमि कानून जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। इसके तहत भारतीय नागरिक को विशेष अधिकार प्राप्त राज्यों के अलावा भारत में कहीं भी भूमि खरीदने का अधिकार है, यानी भारत के दूसरे राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते। भारतीय संविधान की धारा 360 जिसके अंतर्गत देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है, वह भी जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होती। जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय करना ज्यादा बड़ी जरूरत थी। इस काम को अंजाम देने के लिए धारा 373 के तहत कुछ विशेष अधिकार कश्मीर की जनता को उस समय दिए गए। जम्मू कश्मीर के नागरिक के पास दोहरी नागरिकता होती है। जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय ध्वज अलग होता है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, जबकि भारत के अन्य राज्यों का विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। जम्मू कश्मीर के अंदर भारत के राष्ट्र ध्वज या राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान अपराध नहीं होता है। भारत के उच्च न्यायालय के आदेश जम्मू के कश्मीर के अंदर मान्य नहीं होते। भारत की संसद जम्मू कश्मीर के संबंध में अत्यंत सीमित क्षेत्र में कानून बना सकती है। जम्मू कश्मीर की कोई महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से विवाह कर ले तो उस महिला की नागरिकता समाप्त हो जाती है। इसके विपरीत यदि वह पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से विवाह कर ले तो उसे भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाएगी। धारा 373 की वजह से कश्मीर में RTI लागू नहीं, CAG लागू नहीं है। संक्षेप में कहें तो भारत का कोई भी कानून वहाँ लागू नहीं होता। कश्मीर में महिलाओं पर शरीयत कानून लागू है। कश्मीर में अल्पसंख्यक हिंदू सिख को 16% आरक्षण नहीं मिलता। धारा 370 की वजह से कश्मीर के बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सकते। धारा 370 की वजह से कश्मीर में रहने वाले पाकिस्तानियों को भारतीय नागरिक मिल जाती है। यह धारा संविधान के 30वें भाग में समित है, जिसका शीर्षक है अस्थायी परिवर्तन और विशेष प्रावधान 3। धारा 370 के शीर्षक के शब्द हैं जम्मू कश्मीर के संबंध में अस्थायी प्रावधान। धारा 370 के तहत जो प्रावधान है उनमें समय समय पर परिवर्तन किया गया है, जिनका आरंभ 1954 से हुआ। 1954 का महत्व इसलिए कि सन 1953 में उस समय के कश्मीर के वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला जो जवाहरलाल नेहरू के अत्यंत मित्र थे को गिरफ्तार कर बंदी कराया गया। ये सारे संशोधन जम्मू कश्मीर की विधानसभा द्वारा
पारित किए गए। संशोधन किए हुए प्रावधान इस प्रकार है। 1954 में चुनी केंद्रीय आबकारी, नागरिक उड्डयन और डाकतार विभाग के कानून और नियम जम्मू कश्मीर को लागू किए गए। 58 से केंद्रीय सेवा के IAS तथा IPS अधिकारी की नियुक्ति इस राज्य में होने लगी। इसी के साथ CAG के अधिकार भी इस राज्य में लागू हुए। 1959 में भारतीय जनगणना का कानून जम्मू कश्मीर में लागू हुआ। 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील को स्वीकार करना शुरू किया, उसे अधिक किया गया। 64 में संविधान के अनुच्छेद 356, 357 इस राज्य पर लागू किए गए। इन अनुच्छेदों के अनुसार जम्मू कश्मीर में संवैधानिक व्यवस्था के गड़बड़ाए जाने का राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार प्राप्त हुआ। 65 में श्रमिक कार्मिक कल्याण, श्रमिक संगठन, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा संबंधित केंद्रीय कानून राज्य पर लागू हुए। 1966 में लोकसभा में प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित अपना प्रतिनिधि भेजने का किया गया। 1966 में भी जम्मू कश्मीर की विधानसभा ने अपने संविधान में आवश्यक सुधार करते हुए प्रधानमंत्री के स्थान पर मुख्यमंत्री और सदर रियासत के स्थान पर राज्यपाल, इन पदनामों को सृजित कर उन नामों का प्रयोग करने की सुविधा दी। साधारण रियासत का चुनाव विधानसभा द्वारा करता है, अब राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। 1968 में जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय ने चुनाव संबंधी मामलों पर अपील सुनने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया। 71 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विशिष्ट प्रकार के मामले की सुनवाई करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को दिया। 1986 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू। इस धारा में ही उसी संपूर्ण समाप्ति की व्यवस्था है। इस धारा में उसी संपूर्ण समाप्ति की व्यवस्था बताई गई। धारा 370 का ये 3 बताता है कि पूर्वोत्तर प्रधानों में कुछ भी लिखा हो, राष्ट्रपति प्रकट सूचना द्वारा ये घोषित कर सकते हैं कि ये धारा कुछ अपवादी संशोधन को छोड़ दिया जाए तो समाप्त की जा सकती है। इस धारा के एक परंतु प्रोविजन की है, वह कहता है कि इसके लिए राज्य के संविधान सभा की मान्यता चाहिए, किंतु अब राज्य की संविधान सभा ही अस्तित्व में नहीं है। जो व्यवस्था अस्तित्व में नहीं है वो कार्यरत कैसे हो सकती है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा जम्मू कश्मीर के एक नेता पंडित प्रेमनाथ बजाज को 21 अगस्त 1962 में लिखे हुए पत्र से यह स्पष्ट होता है कि उनकी कल्पना में भी ये था कि कभी धारा 370 समाप्त हो सकती है। पंडित नेहरू ने अपने पत्र में लिखा है, वास्तविकता को यह है कि संविधान का ये अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर राज्य के विशेष दर्जा बनाने के कारण बताया जाता है, इसके होते हुए भी कोई अन्य बातें की गई है और जो कुछ और किया जाना है वह भी किया जाएगा। मुख्य सवाल तो भावना का है, उसमें दूसरों की कोई बात नहीं है। कभी कभी भावना ही बड़ी महत्वपूर्ण होती है। राज्य में चुने गए संसद देश के दूसरे हिस्सों के लिए तो कानून बनवा सकते हैं, मगर राज्य के लिए नहीं। महिला अधिकार के रूप में अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जबकि कश्मीर वादी के दरियाओं के नीचे से बहुत पानी बह चुका है और जम्मू कश्मीर की प्रांतीय राजनीति में काफी परिवर्तन आ चुका है, तो आवश्यकता इस बात की है कि दफा 370 के हटाने के मामले को, जिसे कश्मीर वादी की मुख्य धारा के राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर और नई दिल्ली के दरमियान एक सेतु समझते हैं, पर आम सहमति बनाने के लिए केंद्र सरकार को चाहिए कि वह न केवल भारत के सभी राजनीतिक दलों बल्कि इस मामले से जुड़े सभी स्टॉक होल्डरों, विशेषकर कश्मीरी जनता का विश्वास हासिल करें, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि भारत को संविधान से ये धारा हटाने से न केवल उनकी पहचान समाप्त हो जाएगी, बल्कि भारत के साथ विलय के समय संविधान के तहत जो विशेष दर्जा दिया गया है वह समाप्त हो जाएगा। मेरे विचार से इस धारा का हाय तौबा करने से ज्यादा अच्छा होगा कि इस पर राष्ट्रीय स्तर पर एक पहल की जाए, क्योंकि जहाँ कश्मीरी मुसलमान इस धारा को पक्षधर हैं, वहीं जम्मू और लद्दाख की अधिकांश जनता इसको हटाने की मांग कर रही है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही प्रांत के क्षेत्र हैं, फिर जनता अलग अलग राय क्यों? स्पष्ट है कि इसका कोई कारण होगा
ये सच है कि धारा को संसद द्वारा तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक उसको प्रांत की विधानसभा की स्वीकृति प्राप्त न हो जाए। इस संदर्भ में जब मैंने इस प्रांत के कुछ गणमान्य लोगों से बात की तो उनका कहना था कि अगर एक तरफ से धारा कश्मीरियत की रक्षा करती है तो वहीं दूसरी ओर इस धारा के कारण भारत को कोई बड़ा निवेश प्रांत में निवेश करने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से देश के अन्य भागों की तुलना में कश्मीर वादी में रोजगार के अवसर कम है। बेरोजगार नियंत्रण प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर एक आम बहस होनी चाहिए और कश्मीरी जनता को आगे आना होगा। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार को चाहिए कि वहाँ की जनता का दिल जीतने के लिए प्रांत में बड़े स्तर पर सूचनात्मक कार्य करें, वहाँ के पढ़े लिखे और योग्य लोगों के लिए रोजगार के अच्छे अवसर उत्पन्न करने के लिए नई परियोजना की शुरुआत करें और कश्मीरी जनता के दिल में दिल्ली के संदर्भ में जो रोज और संदेह हैं उनको दूर करने के लिए ठोस कदम उठाएं। यहाँ पर हमारे पास इंद्रेश कुमार जी मौजूद हैं। मैं उनके माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं पूरे भारत के मुसलमानों की तरफ से कि मोदी सरकार जब आई, मोदी ने यह वादा किया कि हम 1.25 करोड़ देशवासियों के दिल को जीत के आए। उस 1.25 करोड़ आदमियों में हम मुसलमान भी मौजूद हैं। इसलिए हमें यह विश्वास में दिलाना होगा कि हम उनसे न डरें, उनका कोई भी कदम इस तरह का ना हो जिससे कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को यह समझ में आए कि उन पर कोई जबरदस्ती थोपी जा रही है। आज ये चर्चा का विषय इसलिए लेके आए, माननीय इंद्रेश जी, माननीय सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं कि देश के मुसलमान ये समझ लें कि 376 या 371 या 372 पर अगर चर्चा होगी, अगर देश की जनता चाहेगी किसी चीज को बदलना तो उसे बदला जाएगा। अगर जनता की सहमति नहीं होगी तो कोई जबरदस्ती उनके साथ कुछ नहीं कर सकता। मैं ये समझता हूँ कि मोदी जी के जो भाषण हुए उन्होंने पूर्णिया की सभा में कहा कि सेंट्रल कमेटी की रिपोर्ट को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अब वो सरकार में आ गए हैं। आज खुशनसीबी का दिन है कि सरकार का 100 दिन पूरे हुए हैं और 100 दिन पूरे होने पर अभी तक जो देश के लिए हो रहा है और जो मानवता के लिए उन्होंने जो वादे किए हैं वो वादे किस तरीके से पूरेंगे ये उन तक हम पहुंचाना चाहते हैं। हम एक मुसलमानों की आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि पूरे देश के मुसलमानों ने 14% मुसलमानों ने भी मोदी को वोट दिया और इस सरकार को सत्ता में लाया। इसलिए लाया कि क्योंकि 60 साल के अंदर जिस तरीके से मुसलमानों को 60 साल में धोखा दिया गया, हर पार्टी ने उन्हें वोट बैंक की तरह से इस्तेमाल किया। अब हम चाहते हैं कि बदलाव आए, बदलाव हम लाए हैं, बदलाव लाए हैं तो हमारे मन के अंदर ये भी है कि हमें इस देश के अंदर सुरक्षा ये सरकार देगी कि नहीं, क्योंकि हमारा सबसे पहला मसला है सुरक्षा। आज उत्तर प्रदेश, अब पूरे देश के अंदर जिस तरीके से सांप्रदायिक ताकतें मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रही हैं, वो डर अब हमें नहीं है। हमें सरकार पर विश्वास है और इंद्रेश कुमार जी के आने पर सब पर भी विश्वास है कि हमारी समस्याओं को उनके सामने रखेंगे और हम उनके साथ चर्चा में शामिल होंगे। और इसी उम्मीद के साथ आपका शुक्रिया। सदस्य हैं और जाने माने समाजसेवी हैं। राष्ट्रीय आश्रय सीमांत एवं बाहरी सुरक्षा के लिए आपने वर्ष 2009